जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं उत्तक के बारे में। इससे पहले मैंने कोशिका के बारे में बता दिया था। चलिए उत्तक के बारे में, है ना। उत्तक के बारे में बताते हैं कि उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं और इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तक की खोज 1801 ईस्वी में विचेट नाम के विद्वान ने किया था। फ्रांस के थे 1801 ईस्वी में। उत्तक के बारे में जानकारी फिर इससे भी पहले इटली के एक महानुभाव ने मालपिघी ने किया था। इसीलिए उत्तक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मालपिघु कहा जाता है। उत्तक के बारे में बताते हैं। उत्तक का मतलब होता है एक ही प्रकार के कोशिकाओं को मिलने से उत्तक बनती है। एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक की उत्पत्ति एक समान कोशिका से होती है। उत्तक की उत्पत्ति एक समान कोशिका से होती है। एक जैसा कार्य करती है। जब एक ही टाइप के रहेंगे तो एक ही जैसा कार्य करेंगे ना। एक ग्रुप में अगर मान लीजिए चोरों का ग्रुप है तो चोरी ना करेगा वो, और दूसरा काम तो नहीं करेगा। वैसे ही एक समान प्रकार के उत्तक के मिलने से, और आप जानते हो कि जब एक जैसा उत्तक मिलेगा, एक समान प्रकार के उत्तक, तो अंग बनेगा। जैसे कि देखो, जैसे दिमाग में बहुत कोशिका मिलकर के तंत्रिका तंत्र का जो बना है, अंग बना है, उसमें एक ही कोशिका मिला होगा तो उत्तक बना होगा, और उस उत्तक से क्या बना होगा? ये तंत्रिका तंत्र का अंग बना होगा। और वो इसका काम क्या है? सोचने का काम है। इसका काम क्या है? स्टोरेज करने का काम है। ये तो नहीं है कि इसका जैसे पाचन तंत्र का जो काम है, पाचन तंत्र वाले अंग का जो काम है सो ये ब्रेन वाला कर देगा, है। अब ब्रेन वाले का जो काम है सो ये अंग कर देगा। नहीं, सबका अपना है। जिसमें जो कोशिका से बना है, जो अंग जो कोशिका से बना है, जिस उत्तक से बना है, उसका सेम वैसा काम होगा, है ना। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना। अच्छा देखो, देखने में अलग अलग हो सकता है। दिमाग बड़े न्यूरॉन कोशिका को देखा है? न्यूरॉन कोशिका को उनका सखान्वित होती है, ये सखान्वित होता है। डिजाइन अलग हो सकता है लेकिन उत्पत्ति एक होती है, कार्य एक ही होती है। देखो यहाँ पर कुछ और डिजाइन है, यहाँ पे कुछ और डिजाइन है, लेकिन सबका काम एक ही जैसा होगा। याद रखना। किसी अंग, खास अंग की बात करोगे, जैसे ब्रेन का बात किया, तो ब्रेन में डिजाइन अलग होगा। ब्रेन के अंदर की उत्तकों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति एक ही होगी, एक ही सेम प्रकार की कोशिका से होगी। यही लिखा कि आकार बदल सकता है लेकिन उत्पत्ति और कार्य समान होती है उस अंग का। जैसे हृदय वाले अंग का अलग अपना एक अलग से सेम प्रकार की कोशिका होगी, और जैसे ब्रेन वाले के सेम प्रकार की कोशिका होगी, ठीक है ना। खून वाले का सेम प्रकार का अपना कोशिका होगा, है ना, लेकिन काम तो सबका अलग अलग है ना, है कि नहीं है। लेकिन इस ब्रेन वाले जितनी कोशिका, उसका काम सेम होगा, ठीक है। उत्तक के प्रकार जानते हैं। उत्तक के प्रकार मुख्य रूप से चार प्रकार के हैं। जैसे एक मांसपेशीय उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, और एक उपकला उत्तक, और तंत्रिका तंत्र उत्तक। लेकिन इसमें आपको एक वसा उत्तक भी पढ़ा देंगे हम, एडिपोज उत्तक। कौन सा? एडिपोज उत्तक। मांसपेशी उत्तक, मांसपेशी की टोटल संख्या 639 है। 639 है टोटल संख्या। उसमें से सबसे लंबी कोशिका अपना जांग, जो मांस पर है, जो ये हड्डी पर कंकाल पर है, तो सबसे लंबी जो मांसपेशी है कंकाल मांसपेशी है, जो जांग की कंकाल मांसपेशी है। जांग की कंकाल मांसपेशी है, ये कंकाल पर स्थित है। सार्टोरिस नाम है इस मांसपेशी का। क्या नाम है? सार्टोरिस। हड्डी का नहीं पूछ रहा, हड्डी का नाम तो फीमर है, इसमें मांस का पूछ रहा हूं। मांस का क्या नाम है? सार्टोरिस। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका इस कान पर नहीं लिखा हुआ है। सबसे छोटी कोशिका स्टेपिडस है, जो कि कान में एक हड्डी होती है छोटी, स्टेपीज, उस हड्डी पर होता है स्टेपिडस। सबसे छोटी मांस क्या होता है? स्टेपीडस हो जाता है, जो कि सबसे छोटी है। जब से छोटी मांसपेशी है, सबसे छोटी मांसपेशी है, और ये कंकाल पे लगा हुआ है। कंकाल पे सबसे छोटी कौन सी होगा? स्टेपिडस हो जाएगा। सबसे लंबी हो गया, सबसे बड़ी हो गया। ये भी 3 तरह का होता है, कुछ पर हमारा कंट्रोल है, कुछ पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे देखो, जैसे कि इस हाथ पर, हड्डी पर जो मांसपेशी लगल है, इसको हमको कंट्रोल है। जो हमारे पैर पर लगल है, पैर की हड्डी पर जो मांसपेशी, इस पर कंट्रोल है। इसको हम जैसे मन होगा वैसे घुमा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, तो गति प्रदान करता है। वैसी मांसपेशी जो हड्डी पे लगा हो, वह गति प्रदान करती है, और उसको हम अपने अनुसार घुमा सकते हैं। डांस भी कर सकते हैं, और उसको हम किसी को फाइट भी कर सकते हैं, मार भी कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, हाँ, इससे और भी कुछ जो मन हो आप कर सकते हैं। तो बताओ, इस अंग का जिस हड्डी पर मांसपेशी लगा उसका हम अपने अनुसार घुमा सकते हैं, तो ये गति में फायदा करता है। गति ये देती है हमें, और इसी के कारण, गति के कारण मांसपेशी में एक अम्ल जम जाता है, लैक्टिक एसिड, जिसके कारण इस मांसपेशी में थकान होती है। तो दोस्तों, थकान किस तरह की मांसपेशी में होती है? ऐच्छिक मांसपेशी में, जिसको हम घुमा सकते हैं। हड्डी पर जो मांसपेशी लगा है उसमें, उसको हम घुमा सकते हैं, तो उसको थकान होती है। देखो लिखा है ऐच्छिक मांसपेशी में
ये हड्डी से जुड़ा होता है, हड्डी से जुड़ा होता है। एक कौन सी गोंद लसा होता है जिससे जुड़ा होता है, तो जोड़ने का काम टेंडन करती है। क्या करती है? टेंडन। ऐसा कौन सा केमिकल है जो इस हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? टेंडन। याद रखना, टेंडन याद रखती है ना। थकान होती है, इस पर थकान होती है, इसमें ही थकान होती है, और ये लैक्टिक एसिड जम जाता है, ये गति भी देती है, गति में सहायता करती है। दूसरी बात, अरेखीय, इसको रेखीय या वॉलेंटरी भी कहा जाता है। अरेखीय ये हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे देखो, हृदय का, लंग्स का, फेफड़ा का, ये सब हमारे कहने से नहीं धक 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 न रुकेगा, अपना काम कर रहा है। किडनी हमारे कहने से नहीं, किडनी अभी जो है सो यूरिया को फिल्टर करके बाहर निकालेगा, हमारे कहने से नहीं होगा कि जल्दी जल्दी फिल्टर कर बाहर करो, मेरे कहने से। वो सब पेट के अंदर की जो अंग है वो हमारे कहने से नहीं चलता, उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लीवर को हम बोलेंगे कि आज नहीं, पेट को हम बोलेंगे कि अभी नहीं पचाओ, भूख लग जाएगा जल्दी हमको, वो सब नहीं होगा। तो अनैच्छिक अंग हो जाएगा बिना हड्डी के, इसमें कोई हड्डी नहीं होता। देख रहे, हाँ, लीवर गुदारी खाता है, जो खाता है उसको पूछना, उसमें हड्डी होता है? नहीं होता है। तो जिस अंग में कोई हड्डी नहीं होता है, जहाँ पे मांसपेशी होता है ना, वैसी मांसपेशी को हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक मांसपेशी ऊतक। अनैच्छिक मांसपेशी ऊतक, हाँ, वैसे अंग वाले ऊतक को क्या नाम देंगे? अनैच्छिक मांसपेशी ऊतक। यह बिना हड्डी के पाया जाता है और इसमें कोई थकान नहीं होता है। कभी हार्ट बोला है कि हम थक गए हैं, अब हम रुकते हैं, आराम करते हैं, विकेट गिर जाएगा वही दिन। लीवर कभी बोला है? किडनी बोला है? कुछ नहीं। ये अंदर वाला अंग फेफड़ा कभी बोला है? नहीं, वो सब नहीं थकता है, ठीक है ना, उसमें थकान नहीं होती है, नहीं, उसमें लैक्टिक एसिड जमता है। लैक्टिक एसिड इस पे रेखीय पर जमता है, अरेखीय पे नहीं। एक हो जाता है हृदय मांसपेशी ऊतक, यह भी उसी टाइप का होता है, इसमें भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो हृदय मांसपेशी ऊतक भी स्पेशल ऊतक से, मांसपेशी से बना है, लेकिन ये किस प्रकार का आता है? अनैच्छिक में ही आता है, इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। विशेष मांसपेशी है, अनैच्छिक ऊतक कहलाते हैं। दूसरा तरल संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। यह कनेक्टिंग टिश्यू ये आपको पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक जोड़ के रखता है। तो आप सब जानते हैं कि दो तरह को जोड़ के रखता है, एगो ठोस वाला, एगो तरल वाला। तो तरल संयोजी ऊतक कौन सा होगा? तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ता, वो क्या है? रक्त है, लसिका है, रक्त और लसिका है, और उसी में जो है सो ठोस वाले संयोजी ऊतक में कौन सा हो जाएगा? देखो, अस्थि उपास्थि त्वचा, ये सब ठोस वाले भाग में आ जाएगा। लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है कि संयोजी ऊतक, क्या याद रखना है? संयोजी ऊतक कौन सा हो जाएगा? अस्थि, उपास्थि, रक्त, लसिका, त्वचा। हाँ, हड्डी को बोन बोलते हैं, उपास्थि को कार्टिलेज बोलते हैं, रक्त को ब्लड बोलते हैं, और ब्लड में घूमता है लिम्फ, तो लिम्फ भी हो जाएगा, लिम्फ को ही लसिका बोलते हैं, त्वचा, स्किन, ये सब हमारा इसमें उदाहरण हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों वसा ऊतक को हम एडिपोज ऊतक कहते हैं। यह क्या होती है? हमारे शरीर की वसा वाले भाग का अंग है, वसा वाले भाग का। तो वसा वाले भाग का जो कोशिका होती है उसके मिलने से ऊतक बनती है, वो वसा ऊतक कहलाती है। वसा, जिसमें वसा जमा होता है, तो देखोगे जब इसको फाड़ते हैं, जब इसको उखाड़ देंगे तो नीचे से जो है सो चिपचिपा वसा जैसा उजला निकलेगा, वो एडिपोज ऊतक कहलाता है। एडिपोज ऊतक है ना, यह चर्बी वाला ऊतक है, वसा युक्त चर्बी वाला ऊतक है। ठंडी से यह बचाता है। देखो, जिसके शरीर में ज्यादा वसा रहेगा उसको ठंडा नहीं लगेगा। लड़कियों सबको शादी विवाह के दौरान वो सब ऐसे ही छोटे ऐसे नॉर्मल कपड़े में रहेगा, लेकिन लड़का सब कंबल पे कंबल ओढ़ के जाता है। बताओ आप, ठंडी से बचाता है, चोट से भी बचाता है। भैंस को कितना भी लाठी मारो, गेंडा को लाठी मारो, चोट नहीं लगता, क्योंकि उसके शरीर में तेलिए रहता है, वसा रहता है, वसा ऊतक ज्यादा रहता है। धोने के लिए कभी भैंस के गए होगे तो उसको जब धोते हो तो उसमें बहुत तेल छताता रहता है, क्योंकि उसमें वसा ऊतक ज्यादा है। उसको लाठी मारने से चोट कम लगती है, ठंडा भी कम लगता है। जानते हैं भैंस को कोई कम्बल ओढ़ाने के लिए नहीं जाएगा, इसलिए भगवान उसको वसा दे दिया है ताकि उसको ठंडा कम लगेगा। उस भैंस तो ऐसे ही घूमता रहता है ना। हाँ, जानवर सबको कौन देखता है? अभी बताइए। महिला की अपेक्षा के लिए ज्यादा होता है, और महिला में भी ठंडा, महिला को फैशन दिखाना था, इसीलिए महिला में क्या होता है? अपेक्षा के लिए ज्यादा वसा रहता है। लड़का को क्या दिक्कत है? वो कम्बल ओढ़ के चल जाएगा बाराती, है कि नहीं है? आप ही बताइए, है कि नहीं है? चलो।
ठीक है। इसके बाद देखो उपकला उत्तक। उपकला उत्तक, उपकला उत्तक बहुत जरूरी है। हमारे जो भी अंग है, हमारे जो भी अंग है, चाहे आंतरिक अंग हो, बाहरी अंग हो, चाहे पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, तंत्रिका तंत्र हो, चाहे लीवर हो, वृक्क हो, हाँ वृक्क हो, हर अंग को उसका बाहरी परत, उसका बाहरी परत और आंतरिक परत को बनाता है। जैसे कि हमारा नस है, नस है, नस है, नस, जैसे कि वाहिका है, रक्त वाहिका, नस है, नस का जो दीवार होगा, नस वाली नस होगा ना, नस, इसका ऊपरी परत और इसका आंतरिक परत इस दीवार को रक्षा करता है। यही पतला सा झिल्ली होता है, पतला सा झिल्ली से उसको रक्षा करता है। जैसे आप एडमिट कार्ड लेते हैं तो एडमिट कार्ड के ऊपर लेमिनेशन करवा देते हैं पन्नी का, तो आपका रक्षा हो जाता है। ठीक वैसे ही उपकला उत्तक है। उपकला उत्तक है कहाँ कहाँ, ये आंतरिक और बाहरी अंग की दीवार का निर्माण करती है और निर्माण कर महीन झिल्ली से निर्माण करती है, महीन झिल्ली से निर्माण करती है और ये सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए इसको सुरक्षात्मक परत कहते हैं, सुरक्षात्मक परत कहते हैं, सुरक्षात्मक परत कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक परत कहते हैं। ध्यान रखो, सुरक्षात्मक परत क्या कहते हैं? वीडियो को पॉज कर लो और बोलो 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 बोलो। सुरक्षात्मक परत कहते हैं। फेफड़ा की कुपी का, फेफड़ा की कुपी का, फेफड़ा जो हमारा होता है उसमें जो कुपी का एल्वियोली होता है, गुच्छा होता है, अंगूर की गुच्छा की तरह होता है, उसमें शाखाएं होती है जिसमें हमारा सांस लेते हैं वहीं पे जाता है वो अंगूर के गुच्छा में, और वहाँ से फिर पूरे ब्लड में जाता है, ब्लड के माध्यम से कोशिका तक जाता है। धीरे धीरे सब जान जाओगे। तो फेफड़ा की कुपिका मतलब अंगूर की गुच्छा, अंगूर की गुच्छा कुपिका हो गया, उसमें जाता है एल्वियोली, अंग्रेजी में एल्वियोली, ध्यान रखना। इसके बाद गुर्दे की नली, गुर्दे की नली अपना किडनी है, उस किडनी का जो नली है, पाइप है, उसका दीवार कौन बनाएगा? यह बनाएगा। त्वचा, त्वचा जो है उसका परत लेमिनेशन कौन करेगा? उपकला उत्तक करेगा। मुंह का ऊपरी परत, मुंह वाली जो होता है उसका अंदर से जो ये सबसे बाहरी परत इधर से होगा, इधर से होगा जो वो परत है ना, हाँ चिकना 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 चिकना, वो यही उपकला उत्तक बनाती है। रक्त की वाहिका, नस में जो है उसका दीवार कौन बनेगा? यही बनाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने। फिर एगो तंत्रिका तंत्र का उत्तक है, कौन है? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक जो है इसकी डिजाइन कैसी होती है? आकृति सखान्वित होती है। सखान्वित मतलब ये देखिएगा, तंत्रिका तंत्र आप 10th में अगर पढ़े होंगे तो ये इसका ब्रांच शाखा की तरह रहती है। इसके ऊपरी भाग में यहाँ केंद्रक होती है। इसका आकृति भले अलग हो जाए, आकृति भले हो जाए, लेकिन उत्पत्ति कोशिका से ही होगा। ध्यान रखना, कोशिका से ही होगा। इसीलिए कहते हैं उत्तक का भले आकृति अलग हो जाए, आकृति भले अलग हो जाए, लेकिन सबकी उत्पत्ति एक ही जैसे कोशिका से ही होती है। सबकी उत्पत्ति समान कोशिका से ही होती है। और भले डिजाइन चेंज हो जाए, भले डिजाइन चेंज हो जाए, तंत्रिका तंत्र आकृति सखान्वित होती है। अब आपको हम एक एक करके सारे चैप्टर को आगे, हम उत्तक के बारे में सब कुछ पढ़ लिए। अब आपका अगला जो है सो एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तक से क्या बनता है? उत्तक से क्या बनता है? अंग। उत्तक से क्या बनता है? अंग। उत्तक से अंग बनता है, उत्तक से अंग बनता है, उत्तक से अंग बनता है, उत्तक से अंग बनता है। तो अंग के बारे में पढ़ेंगे। वो अंग आपका पहला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? जैसे कि हम शुरुआत करेंगे पाचन तंत्र से, तो अगला टॉपिक आपका पाचन तंत्र होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।